नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको मैंने क्वांटम यांत्रिकी या सांख्यिकी यांत्रिकी के बारे में बताया था कि सांख्यिकी यांत्रिकी को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, चिरसम्मत सांख्यिकी और क्वांटम सांख्यिकी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि कुछ घटनाओं जैसे कि कृष्ण का विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, निम्न तापों पर विशिष्ट ऊष्मा आदि को चिरसम्मत सांख्यिकी समझाने में असफल रहती है, असमर्थ रहती है। और चिरसम्मत सांख्यिकी की इसी असफलता ने एक नई सांख्यिकी को जन्म दिया जो कि क्वांटम सांख्यिकी कहलाती है, जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, इस सांख्यिकी के अनुसार निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय विविक्त रूप में होता है और जो निकायों के ऊर्जा स्तर हैं वो भी विविक्त या डिस्क्रीट होते हैं। और इन्हीं ऊर्जा स्तरों के क्वांटीकरण को समझाने के लिए हम दो उदाहरण काम में लेते हैं, जिनमें एक है एक विमीय बॉक्स में स्थित कण और दूसरा है एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का अध्ययन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी सरल आवर्ती दोलित्र के जो ऊर्जा स्तर हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। एक विमीय सरल आवर्ती दोलक वह दोलक होता है जिसमें कण निर्दिष्ट बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में दोलन करता है तथा दोलन करने के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल निर्दिष्ट बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती होता है और सदैव उस बिंदु की ओर लगता है, जैसा कि हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं। यदि किसी क्षण t पर कण का विस्थापन x हो तो प्रत्यानयन बल F - kx होगा, जहां k बल नियतांक है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इसकी जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, इसका मान होगा √k/m या k m ओमेगा स्क्वायर। विस्थापन x पर कण की स्थितिज ऊर्जा v ये होगी ½ kx स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं ½ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, जिसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है एक विमीय जो दोलित्र होता है उसका। कुल ऊर्जा E के किसी मान के लिए कण, ये जो बाउंड्रीज हैं x जिसको हम +- a कहें, ये -a है, ये +a है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जो इस कण की जो गति है वो इन सीमाओं x ±a से परिबद्ध होती है, इसके अंदर अंदर होती है, इससे बाहर जो इसकी गति है वो संभव नहीं है। चूंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये टाइम का फंक्शन नहीं है, स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती, अतः इस विभव क्षेत्र में गति कर रहे कण के लिए काल अनाश्रित जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन वो होगी d2x d2 psi upon dx square plus twice m upon h cross square e minus
v इंटू साई इक्वस टू 0, जहाँ v इक्वस टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, और इसको लिखा जा सकता है डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वस टू 0। और इस समीकरण को हल करने के लिए, ये थोड़ा जटिल इक्वेशन है, इस समीकरण को हल करने के लिए हम निम्न जो दो विमाहीन राशियां हैं उनका उपयोग करते हैं। एक यानी x को हम रिप्लेस करते हैं y से, y इक्वस टू अंडरूट के एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पावर हाफ इंटू x, या y इक्वस टू ट्वाइस पाई न्यू एम अपॉन एच क्रॉस की पावर हाफ x। और दूसरी जो विमाहीन राशि हम जो काम में ले रहे हैं वो है अल्फा इक्वस टू ट्वाइस ई अपॉन एच क्रॉस या ट्वाइस ई अपॉन एच न्यू। और इन दोनों विमाहीन राशियों को काम में लेते हुए जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वस टू 0, ये कन्वर्ट हो जाएगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वाई स्क्वायर साई इंटू साई इक्वस टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा स्तर हैं वो प्राचल अल्फा के केवल उन मानों के लिए प्राप्त होते हैं जिनके लिए समीकरण 7 का हल अनंत पर 0 हो जाए। भौतिक स्थिति के अनुसार समीकरण 7 के जो हल हैं, इस समीकरण के जो हल हैं, उनके लिए 2 प्रतिबंध होने चाहिए, और वो प्रतिबंध ये हैं। जो पहला प्रतिबंध है कि अगर जो वेव फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस और फाइनाइट, एकल मानी, सतत और परिमित होना चाहिए, ताकि निकाय की प्रायिकता संपूर्ण समष्टि में 1 के बराबर हो जाए, अर्थात इंटीग्रेशन साइज मैग्नीट्यूड स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। और दूसरी जो कंडीशन है उसके अनुसार x टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पर, और चूंकि y इक्वल्स टू हमने जो माना है अंडरूट के एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पावर हाफ इंटू एक्स, तो x टेंस टू इन्फिनिटी होने पर या y टेंस टू इन्फिनिटी होने पर साई x का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तब कण की परिमित कुल ऊर्जा E के लिए राशि अल्फा y के सापेक्ष नगण्य हो जाएगी, और ये जो इक्वेशन है डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वस टू 0, ये कन्वर्ट होगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वस टू 0 में। अतः y के लार्ज मानों के लिए तरंग फलन का जो स्वरूप है वो होगा, यानी ये जो इक्वेशन आ रही है डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वस टू 0, इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वस टू साई इक्वस टू n इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल एच वाई, जहाँ n ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, एच वाई ये ऐसा तरंग फलन है जो y टेंस टू इन्फिनिटी की सीमा में साई के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, और जो एच वाई है यहाँ पर कैपिटल एच वाई
एच जो कि वाई का फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो समीकरण है d2h/dy² माइनस ट्वाइस वाई dh/dy प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू 0 का पालन करे। और ये जो समीकरण है ये हर्मिटी समीकरण कहलाती है, और फलन कैपिटल एच वाई ये हर्मिटी फलन कहलाता है। उपरोक्त समीकरण जो हर्मिटी इक्वेशन है, इसको हल करने के लिए कैपिटल एच वाई को हम वाई की घात जो श्रेणी है उसके रूप में प्रसारित करते हैं, और कैपिटल एच वाई का मान परिमित रहे ऐसा करने के लिए हमें जो कंडीशन प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अल्फा इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1, जहाँ n का मान 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है। और चूंकि अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ई अपॉन एच न्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ई अपॉन एच न्यू इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1, और इसका मतलब हुआ ई इक्वल टू n प्लस हाफ एच न्यू। अतः चिरसम्मत आवृत्ति न्यू वाले हार्मोनिक दोलित्र के ऊर्जा स्तर का जो मान है वो होगा ई एन इक्वल टू n प्लस हाफ एच न्यू या n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। क्योंकि जो एनर्जी है वो n का फंक्शन है, इसलिए E को हमने ई एन से रिप्लेस किया है। इस ऊर्जा का जो समीकरण हमें ये ई एन प्राप्त हुआ है, उससे स्पष्ट है कि जो एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र है उसकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, इसके विविक्त मान होंगे, सतत मान है वो नहीं होंगे, अर्थात इसकी जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत होगी। और इसके ये जो डिफरेंट ऊर्जा स्तर हैं n इक्वल टू ये 0 है, 1, 2, 3, 4, जिनके संगत जो ऊर्जा है वो E0, E1, E2, E3, E4 होगी, उनको इस डायग्राम में ये दिखाया गया है। और इसके किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तरों का जो अंतराल है, चाहे E1 माइनस E0 निकालें या E2 माइनस E1 निकालें, E3 माइनस E2, क्रमागत जो दो ऊर्जा स्तर हैं उनकी ऊर्जाओं का जो अंतराल है वो हाफ एच न्यू या हाफ एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर n का मान शून्य हो, n का मान शून्य होने पर जो E0 का मान है वो हमें हाफ एच न्यू या हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्राप्त होता है, जो कि यूँ कहें कि जो क्वांटम यांत्रिक हार्मोनिक दोलित्र हमने माना है उसकी न्यूनतम ऊर्जा का मान है। और ये जो न्यूनतम ऊर्जा है वो जैसा कि चिरसम्मत यांत्रिकी में हम देखते हैं, इसका मान जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो मान है वो 0 नहीं होगा, बल्कि जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जिसको कि हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, इसमें इसकी जो ऊर्जा है इसका मान हाफ एच न्यू या हाफ एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होगा। और ये जो मान है जो कि शून्य नहीं है, इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो ये जो क्लासिकल और जो क्वांटम ऑसिलेटर है उन दोनों में अंतर होता है कि जो क्लासिकल ऑसिलेटर है उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है उसमें ऊर्जा 0 हो सकती है, लेकिन जो क्वांटम ऑसिलेटर है उसकी जो ऊर्जा है वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में भी 0 नहीं होगी, बल्कि हाफ एच न्यू के बराबर होगी। और इसके अलावा जो दूसरा अंतर हम देख रहे हैं कि जो क्वांटम ऑसिलेटर है, वन डायमेंशनल ऑसिलेटर, इसकी जो ऊर्जाएं हैं उनके विविक्त मान होते हैं, या यूँ कहें कि ऊर्जा का जो मान है वो क्वांटीकृत होता है। अब प्रश्न उठता है कि इसके आइगन फलन क्या होंगे। तो अल्फा एन के प्रत्येक मान या ई एन के आइगन मान के लिए एक भिन्न तरंग फलन आइगन फलन होता है। प्रत्येक फलन में एक बहुपद एच एन वाई होता है जो हर्मिटी बहुपद कहलाता है। और इसमें ये जो पहले मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एन, चूँकि ये स्मॉल एन का फंक्शन, इसलिए इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से प्राप्त करते हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो है इंटीग्रेशन साई एन स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0।
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो n का मान है वो हमें प्राप्त होगा m ओमेगा अपॉन h क्रॉस पाई पावर 1/4 इंटू 2 की पावर n फैक्टोरियल n पावर -12। एक्चुअली इसमें ये जो है इंटीग्रेशन ये बनेगा इंटीग्रेशन e की पावर -y² hn² y इंटू dy इंटू कैपिटल n²। तो n² बाहर आ जाएगा और ये जो इंटीग्रेशन होता है e⁻⁻y² hn² y इंटू dy, इसका जो मान होगा वो होगा फैक्टोरियल n 2n इंटू फैक्टोरियल n। तो इससे जो n का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा m ओमेगा अपॉन h क्रॉस पाई पावर 1/4 इंटू 2n इंटू फैक्टोरियल n पावर -12। और इस कारण जो हर्मिटी बहुपद hny है इसका मान हमें प्राप्त होगा -1n hny इक्वल्स टू -1n e⁻y² dn अपॉन dyn इन ऑफ e⁻⁻y²। और ये जो डिफरेंट वेव फंक्शन है इस कारण से n इक्वल्स टू 0 1 2 3 के संगत, इनमें hny इसका जो मान है यानी hn0 इसका मान 1 होता है, h1y इसका मान 2y होता है, इसी प्रकार h2y इसका मान 4y² -2 है ना, एंड सो ऑन, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और इनके संगत जो वेव फंक्शन n1 n2 n3 इनके भी ये मान दिए हुए हैं। डिफरेंट जो एनर्जी वैल्यूज हैं E1 E2 E3 इनके भी मान हाफ h क्रॉस ओमेगा 3/2 h क्रॉस ओमेगा एंड सो ऑन, इस तरीके से इस टेबल में ये दिया हुआ है। ये जो डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं E1 psi1 psi2 psi3 ये फलन इस चित्र में ये दिखाए गए हैं। ये डिफरेंट जो वेव फंक्शंस हैं वो इस चित्र में शो किए गए हैं। प्रत्येक प्रकरण में कुल ऊर्जा की उसी मान वाली दोलन की चिरसम्मत जो सीमा है, ये क्लासिकल जो वैल्यूज हैं सीमा, ये यहाँ डॉटेड, इसमें डॉटेड लाइन शो नहीं की गई हैं, बल्कि ये क्लासिकल जो लिमिट्स हैं वो हैं। ये देखा जा सकता है कि एक क्वांटम कण चिरसम्मत तौर पर जो ये वर्जित क्षेत्र है, ये है ना, इसके बाहर भी ये जा रहा है, यहाँ भी ये जा रहा है, इधर ये भी बाहर जा रहा है। चिरसम्मत तौर पर जो वर्जित क्षेत्र है उसमें वेदन करता है, यह ऊर्जा द्वारा निर्धारित आयाम से अधिक विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक दोलित्र का आयाम तीक्ष्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है। जो क्लासिकल ऑसिलेटर है उसकी ये जो सीमाएं हैं वो शार्प होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, लेकिन यहाँ ये जो सीमाएं हैं वो शार्प नहीं हैं। इसके अलावा ये जो नीचे चित्र है 4.9, इसमें जो प्रायिकता घनत्व P psi x psi n मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये शो किया गया है। psi n इसके दोनों मान हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव आयाम के दोनों मान हो सकते हैं, लेकिन जो प्रायिकता घनत्व है ये सदैव पॉजिटिव होता है, राइट। इसके अलावा सरल आवर्ती दोलित्र के जो आइगन फलन हैं उनकी एक विशेषता और भी है कि ये n के सम मानों के लिए psi n भी सम अर्थात सममित फलन होता है, जबकि n के विषम मान के लिए psi n विषम होता है ना। और इसके अलावा ये जो तरंग फलन है ये ऑर्थोगोनल भी होती हैं, अर्थात psi n स्टार psi m dx इंटीग्रेशन ये 0 होगा जहाँ पर n इक्वल्स टू m के बराबर नहीं है। तो प्रायिकता घनत्व के आरेख से पता चलता है कि यद्यपि इसका विस्तार चिरसम्मत तौर पर वर्जित क्षेत्र में होता है, फिर भी ज़्यादातर ये विभव सीमा में ही रहता है। विभव की सीमा में n में वृद्धि के साथ दोलनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। जैसे यहाँ ये psi0 में एक ही दोलन है और आप देख रहे हैं जैसे ही n का मान बढ़ता है तो ये दोलनों की जो संख्या है वो बढ़ गई, यहाँ ये ज़्यादा हो गई, राइट। अब हम चिरसम्मत हार्मोनिक दोलित्र के प्रायिकता घनत्वों की तुलना
उनके संगत क्वांटम यांत्रिक हार्मोनिक दोलित्र के प्रायिकता घनत्व से करते हैं। और इस प्रकार के जो ये ऊर्जा स्तर हैं ये ऊपर चित्र में दिखाए गए हैं। ये जैसे एक चित्र दिखाया गया है। चित्र में n बराबर 0 स्तर के लिए क्वांटम यांत्रिक दोलित्र का प्रायिकता घनत्व दर्शाया गया है। इसके संगत चिरसम्मत दोलित्र के लिए प्रायिकता का मान डैशदार कर्व से, ये जो डैश्ड कर्व है ये चिरसम्मत दोलित्र का जो प्रायिकता घनत्व है वो है, और ये जो हर्ड कर्व है ये जो क्लासिकल ऑसिलेटर है उसके लिए प्रायिकता घनत्व वक्र है। अपनी गति के मार्ग पर कण के किसी स्थिति में पाए जाने की प्रायिकता p का मान गति के अंतिम बिंदुओं पर अधिकतम होता है जहां इसकी गति मंद होती है, और सम स्थिति के निकट न्यूनतम होता है जहां कण की गति तीव्र होती है। इसके विपरीत एक क्वांटम यांत्रिक दोलित्र के लिए उसके न्यूनतम ऊर्जा स्तर में प्रायिकता का मान साम्य स्थिति पर अधिकतम, दोनों विपरीत होते हैं, पर अधिकतम और इसके दोनों ओर न्यूनतम तक घटते हुए अपने विस्तार ऐसे क्षेत्र में भी कर लेता है जहाँ चिरसम्मत यांत्रिक दोलित्र नहीं कर सकता है। इसके अलावा n के मान में वृद्धि के साथ ये असमानता किसी प्रकार कम होती जाती है, जैसा कि उपरोक्त चित्र में n बराबर 10 के लिए जो साइटेन मैग्नीट्यूड स्क्वायर का जो औसत मान है वो लगभग इसी प्रकार का होता है जैसा कि चिरसम्मत दोलित्र के लिए प्रायिकता p का होता है। इस प्रकार क्वांटम संख्या n के बृहत मानों के लिए क्वांटम यांत्रिक निकायों का व्यवहार चिरसम्मत यांत्रिक निकायों के व्यवहार के सन्निकट आ जाता है। और ये जो संगतता है ये बोर कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, बोर का संगतता सिद्धांत कहलाती है, और ये संगतता है नियम का भी परिमाण है। सबसे पहले इसको बोर ने प्राप्त किया था। अब हम आते हैं 0 पॉइंट एनर्जी पर। तो क्वांटम यांत्रिक दोलित्र की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है जैसा कि हमने अभी देखा है। ये एक न्यूनतम ऊर्जा E0 = h क्रॉस ओमेगा सहित समान अंतराल वाले ऊर्जा स्तरों का अनंत समुच्चय या सेट होती है। इस प्रकार चिरसम्मत हार्मोनिक दोलित्र के विपरीत हार्मोनिक दोलित्र के मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान हाफ h क्रॉस ओमेगा या हाफ h न्यू होता है। ये शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। इसका अस्तित्व अनिश्चितता सिद्धांत का प्रमाण है। इसके अलावा हार्मोनिक दोलित्र के न्यूनतम जो ऊर्जा स्तर का निरूपण है वो बिंदु 0 से होता है जहाँ x बराबर 0 है और p = 0 होता है। यहाँ कण की स्थिति और संवेग का समक्षणिक परिशुद्ध जो ज्ञान है वो संभव होता है, जबकि क्वांटम जो पार्टिकल यांत्रिकी के अनुसार दोनों का समक्षणिक ज्ञान संभव नहीं है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x डेल्टा p > h क्रॉस होता है, जहाँ डेल्टा x स्थिति की अनिश्चितता और डेल्टा p संवेग की अनिश्चितता है। अतः दोलित्र की जो न्यूनतम ऊर्जा है वो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार होती है ये अगर हमें ज्ञात करना हो तो चूंकि दोलित्र की ऊर्जा का मान E = ½ p² m + ½ kx² होता है। डेल्टा x और डेल्टा p ये क्रम से स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं के मान को रिप्रेजेंट करें तो E = ½ डेल्टा p² m + k डेल्टा x²। चूँकि डेल्टा x डेल्टा p = h क्रॉस बाई 2 होता है, इसलिए डेल्टा p का मान अगर डेल्टा x की फॉर्म में रख दिया जाए तो E = ½ h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस k डेल्टा x²। अब अगर E का मान न्यूनतम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के अनुसार d डेल्टा x यानी डेल्टा x के रेस्पेक्ट में एनर्जी का मान न्यूनतम होने के लिए d डेल्टा x ये 0 होना चाहिए। और इस कारण अगर हम इस E की इक्वेशन को डेल्टा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर 0 के बराबर कर दें तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा x का होल स्क्वायर बराबर h क्रॉस बाई ट्वाइस √km, जिससे कि जो E मिनिमम है इसका मान होगा डेल्टा x का मान पुनः E की इक्वेशन में रख दें तो ½ h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m 2√km अपॉन h क्रॉस प्लस k h क्रॉस अपॉन ट्वाइस √km, और इसको सॉल्व करें तो ये मान प्राप्त होता है ½ h क्रॉस ओमेगा के बराबर। इस प्रकार का परिणाम एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के लिए प्राप्त भी जो 1 डायमेंशनल बॉक्स है उसका ऑलरेडी हम अध्ययन कर चुके हैं। उसमें भी हमने देखा था कि जो शून्य बिंदु ऊर्जा है उसका मान शून्य नहीं होता है। तो इस प्रकार
जो ऊर्जा का क्वांटीकरण है उसको हम जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम सांख्यिकी, उसकी सहायता से जो ऊर्जा क्वांटीकरण है उसको शो कर सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।